दोस्तों, आप सबका भारत की भाषा विद संदीप भटनागर में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन मिस्टर राहुल गांधी, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की थी इलेक्शंस के पहले, लेकिन शायद उनका काम भारत जोड़ो नहीं था, भारत तोड़ो था। उसके कई रीजंस हैं, लेकिन आज मैं उसके केवल 2 रीजंस पे बात करना चाहता हूं। एक, जो उन्होंने यूएसए में सिखों के बारे में अपना वक्तव्य दिया, और दूसरा, जो जाति गणना के बारे में वो हाथ धो के पड़े हुए हैं। डिटेल्स में जाने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जिन्होंने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा। तो दोस्तों, आपने राहुल गांधी जी का वक्तव्य सुना होगा जो उन्होंने यूएस में दिया है, और वो भी पूरी सिख गैदरिंग के सामने। और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में ये हालत होने वाली है कि सिख टर्बन नहीं बांध पाएंगे, हाथ में कड़ा नहीं पहन पाएंगे, कृपाण नहीं ले पाएंगे, और उनको गुरुद्वारे में जाने के लिए भी परमिशन की जरूरत होगी। आप कहीं से भी ये वक्तव्य उनका लॉजिकल लगता है? एक सरदार भी हिंदुस्तान का ये बोल दे कि ये चीजें उनके साथ हुई हैं इंडिया में, तो मैं भी उनके साथ खड़ा हो जाऊंगा। ये वो भी जानते हैं, देखिए राहुल गांधी भी जानते हैं ये वक्तव्य गलत है, लेकिन वो डेलिबरेटली ऐसी चीज बोल रहे हैं। ये चीज इंडिया में भी बोल सकते थे लेकिन नहीं बोली, क्योंकि इंडिया में इतनी परिजाएं नहीं मिलती उनको। ये चीज उन्होंने यूएस में बोली, क्योंकि ज्यादातर खालिस्तानी इंडिया से बाहर हैं, यूएस में है, कनाडा में है और यूके में है। ये वक्तव्य उन्होंने उनके लिए बोला था कि जो आप कर रहे हो बिल्कुल ठीक कर रहे हो। इंडिया में बहुत अत्याचार हो रहा है सिखों पे। तो राहुल गांधी जी से मैं ये पूछना चाहता हूं, 84 के जो रॉयट्स हुए थे वो क्यों हुए थे, किसने कराए थे, कौन थी प्राइम मिनिस्टर उस वक्त, और ये किसने बोला था कि जब बड़े पेड़ गिरते हैं तो छोटे छोटे कीड़े उसके नीचे दबते हैं? आपको शर्म भी नहीं आई इतना बड़ा एक इंडिया विरोधी नारा देते हुए? और इससे किसको बल मिलेगा? इससे बल मिलेगा खालिस्तानियों को, जो कुछ हैं। उनको मैं सरदार भी नहीं बोलता हूं, वो सरदार हो नहीं सकते, लेकिन फिर भी जो कुछ हैं उनको बल मिलेगा। उससे जो वेस्ट का इंडिया के अगेंस्ट में प्रोपोगेंडा है कि देखिए पहले तो केवल मुसलमान ही बोलते थे, अब सिखों ने भी बोलना शुरू कर दिया कि उनके साथ भी इंडिया में अत्याचार हो रहा है। और ये कैसी विडंबना है कि लीडर ऑफ अपोजिशन, जो कि इतनी रेस्पॉन्सिबल पोजीशन पे है, एक कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक का बंदा है, वो ऐसी बातें कर रहा है जिससे कि इंडिया पे प्रेशर आए, वेस्ट का प्रेशर आए, और जो डेवलपमेंट वर्क इंडिया में हो रहा है उसमें एक तरीके से रोक लगे। और अगर कोई रीजन है तो आप बताइए। अरे आपको प्राइम मिनिस्टर बनना है तो जेन्युइनली जीतिए। आप तो ये भी बोलते हैं कि जो 246 सीट्स बीजेपी को मिली वो मिलती ही नहीं, उसके आसपास भी नहीं होते अगर इलेक्शन रिग्ड नहीं होता। साहब, अगर इलेक्शन रिग्ड होता ना तो आपको एक सीट भी नहीं मिलती। आपने यहां भी इंडिया की बदनामी की कि इंडिया का जो इलेक्टोरल सिस्टम है वो ठीक नहीं है। आप यूएस के विजिट में कैसे कैसे लोगों के साथ बैठे हैं, क्या आपके एडवाइजर्स आपको बताते नहीं है? सॉरी, मेरी गलती, आपके एडवाइजर्स ने ही आपको बताया होगा कि आप उन लोगों के पास जाइए जो मोदी से दूर हैं। इल्हान उमर, जो कि एंटी इंडिया है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में गई, इमरान खान से मिली, इंडिया के अगेंस्ट में जहर उगला और डेली की बुनियाद पे उगलती हैं। अरे उस लेडी के साथ आप बैठे हैं जिसने अपने सगे भाई से शादी की है केवल यूएस आने के लिए। वो सीरियन, अभी डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि सबसे पहले मैं इसको निकालूंगा देश के बाहर,
अगर वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो। ऐसी लेडी के साथ आप बैठे हैं। और दूसरी अमृत कौर, जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साहब की बेटी है, और उनका डायरेक्ट कनेक्शन है जॉर्ज सोरस के साथ। जॉर्ज सोरस उनकी जो फंडिंग करता है, आप उनके साथ बैठे, आप खालिस्तानियों के साथ बैठे हैं। और आपके वक्तव्य के बाद पन्नू का स्टेटमेंट तो आपने सुना होगा कि जो पन्नू बोलता है कि जो भी राहुल गांधी जी ने बोला वो बिल्कुल ठीक बोला। कुछ तो शर्म कीजिए। अरे, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए आप क्या देश तोड़ेंगे? मैं दूसरी बात पे आता हूं। आप इंडिया में तो 70% हैं करीब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसीज। आप 70% रिजर्वेशन उनको दे देंगे, 20% लेडीज को दे देंगे, गर्ल्स को दे देंगे, तो जनरल कैंडिडेट जो कि वाकई इंटेलिजेंट है, जो कंपटीशन से जीत के आता है, वो क्या केवल 10% होगा? उससे देश कैसा चलेगा? अब ये नहीं सोच रहे हैं कि ये सब चीजें जातीय जनगणना के हिसाब से अगर आप जॉब्स देते हैं या स्कूलों में और कॉलेजेस में एडमिशन देते हैं, एक बार आपने दे दी, ये दोबारा उसको रिवर्ट नहीं हो सकती है। दोबारा जिस भी पार्टी ने रिवर्ट करने की कोशिश की, वो सत्ता में नहीं रहेगी। और आप इतना बड़ा खेल खेल रहे हैं हिंदुस्तान के साथ। वैसे ही 50-60% रिजर्वेशन है आज के दिन में, आप उसको 80% करना चाहते हैं तो यार 100% ही कर दो ना। जितने जनरल कैंडिडेट हैं वो सब इंडिया छोड़ के बाहर चले जाएंगे, तो इस देश में कौन रह जाएगा? कांग्रेस और कांग्रेस के चाहने वाले। आप डिवाइड एंड रूल करना चाह रहे हैं, हिंदुओं और मुसलमानों को अलग करना चाह रहे हैं। आपने मुसलमानों के बारे में कभी नहीं बोला कि आप जातीय जनगणना कराइए कि कितने शिया हैं, कितने सुन्नी हैं, कितने अहले हदीस हैं, कितने देवबंदी हैं, कितने अहमदिया हैं। आपने एक बार भी नहीं बोला। क्यों? क्योंकि आप चाहते हो कि वो एक रहें, एकजुट होकर मुझको वोट दें, इसलिए आप उनमें डिफरेंशिएट करना नहीं चाहते। और आप डिफरेंशिएट केवल हिंदुओं में करना चाहते हैं क्योंकि आपको पता है कि हिंदू जात बिरादरी में बटा हुआ है और आपका वोट निचले तबके का है, तो उसको पटा के रखो क्योंकि वो मोदी जी के अगेंस्ट है। और इसीलिए आप बार बार कॉन्स्टिट्यूशन की बुक लेके पूरा आपका कांग्रेस का महकमा घूम रहा है कि मोदी जी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर देंगे। मोदी जी को कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना होता तो पिछले 10 साल में कर देते। अब कैसे करेंगे जब उनकी मेजॉरिटी नहीं है? उस समय तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में उनकी मेजॉरिटी थी, तब कर देते। तब तो नहीं किया, अब क्या करेंगे? लेकिन आपने एक चीज को, कहते हैं ना, 1000 बार झूठ बोलो तो वो सच लगने लगता है, और 10 में से 2 आदमी उसको समझने लगते हैं कि हाँ यार ये तो ठीक बोल रहा है। ये लीडर ऑफ अपोजिशन है, इसको पता होगा, कांग्रेस को सब इंफॉर्मेशन होगी। और जब बड़े बड़े नेता आपके, जिनको लोगों का भी सपोर्ट है, जब वो इस तरीके से पब्लिक को धोखा देंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा है इंडिया में, तो क्या आप ये देश हित की बात कर रहे हैं? एक बार इस चीज को आप सोचिएगा जरूर कि आप ये खेल अपने देश के साथ खेल रहे हैं। बाहरी ताकतों के साथ मिलके आप देश को नीचा करना चाहते हैं कि जो प्रोग्रेस पिछले 10 साल में हुई है उस पे पानी फिर जाए। जब 10 तरीके से देश बटेगा तो देश नहीं रहेगा। आप फिर राज किस पे करेंगे? और फिर आपको भी प्रॉब्लम होगी। लेकिन आपको चिंता नहीं है क्योंकि शायद आपको देश की चिंता नहीं है। देश की चिंता होती, जिन देश की एकता की चिंता होती, तो आप ऐसा वक्तव्य नहीं देते जो आपने
सिखों के बारे में दिया है। आप एक इंस्टेंस ऐसा बता दीजिए जब मोदी जी ने सिखों के अगेंस्ट में कोई एक्शन लिया हो या कोई वक्तव्य दिया हो। खालिस्तानी हटा दीजिए आप उन्हें, लेकिन ये एक रणनीति है आपकी, और ये मैं मानता हूं कि पॉलिटिक्स में रणनीति चलती है, लेकिन क्या वो रणनीति देश से ऊपर हो जाती है? ये आपको जरूर सोचना है। थैंक यू वेरी मच।